एक नाभिक के पास उसके स्थायित्व हेतु न्यूट्रॉन से प्रोटॉन के अनुपात के कुछ मानदंड होते हैं। कुछ नाभिक जिनमें ये अनुपात बना नहीं रह पाता तो वे विकिरण उत्सर्जित करते हैं अपने अनुपात को पुनः प्राप्त करने के लिए और पुनः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। इन उत्सर्जित विकिरणों के गुणों का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के अस्थायी नाभिक हमारे चारों ओर है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तत्वों जैसे यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम में क्या समानता है? ये तीनों प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव तत्व हैं, जिसे इनके खनिज पिच ब्लेंड से निष्कर्षित किया जाता है। यूरेनियम, पोलोनियम और रेडियम कम सांद्रता में पाए जाते हैं इन अयस्कों में। ये तीनों तत्व रेडियो एक्टिवता उत्पन्न करने में सक्षम हैं। परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर के सभी तत्वों के नाभिक रेडियो एक्टिव हैं। एक भारी अस्थायी नाभिक यादृच्छिक रूप से कणों का उत्सर्जन करता रहता है। ये कण किसी भी दिशा में बिना किसी निर्धारित पैटर्न के अनियमित अंतराल पर बहुत अधिक संख्या में एक साथ उत्सर्जित होते रहते हैं। अस्थायी नाभिक के उत्सर्जन के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ परमाणु नाभिकों का स्वतः ही विघटन होता रहता है, जिसके कारण उनसे कुछ रेडियो एक्टिव कण उत्सर्जित होते हैं। ये परिघटना रेडियो एक्टिवता कहलाती है। कणों के उत्सर्जन के बाद अस्थायी नाभिक किसी दूसरे तत्व के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। नया नाभिक अस्थायी भी हो सकता है और केवल आगे विघटन के पश्चात ही स्थायी नाभिक बन सकता है। स्थायी नाभिक जो बना है और कणों का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए यहाँ एक स्थायी परिवर्तन होता है जिसे किसी भी विधि द्वारा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन परिवेश के तापमान और दाब से प्रभावित नहीं होता है। आइए अब हम इसे एक सरल प्रयोग की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। अल्फा कण के एक स्रोत को निर्वातित बेल जार के तल में रखें। इसके ऊपर स्थित एक गीगर मूलर गणित्र स्रोत से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों की संख्या की गणना करता है। बेल जार के भीतर दाब में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से बचने के लिए इसे निर्वात पंप की सहायता से निर्वातित कर दिया जाता है। ये पाया गया है कि दाब में कमी के साथ उत्सर्जित कणों की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। साथ ही बेल जार को नीचे से गर्म करके उसका तापमान भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस स्थिति में भी उत्सर्जित कणों की दर में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। दोनों स्थितियों में नियत उत्सर्जन दर ये सुनिश्चित करती है कि नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण रेडियो एक्टिव उत्सर्जन नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तापमान और दाब से प्रभावित हो सकते हैं। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रेडियो एक्टिवता केवल एक नाभिकीय गुण ही होना चाहिए। रेडियो एक्टिव उत्सर्जन की प्रकृति। रेडियो एक्टिवता की खोज 1896 में एंटोनी हेनरी बेकुरल ने की थी। इस परिघटना की पुष्टि कई महीनों बाद पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने की थी। रदरफोर्ड ने 1897 में पाया कि उत्सर्जित विकिरण रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा दो प्रकार का होता है। उन्होंने इसे अल्फा कण और बीटा कण का नाम दिया। सन 1900 में सर विलार्ड ने तीसरे प्रकार के विकिरण की खोज की, जिसे गामा किरणों के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं इन अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुणधर्मों का। अल्फा कण धनावेशित कणों की धाराएं हैं और इसे हीलियम नाभिक के रूप में जाना जाता है। बीटा कण मूल रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वे परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होते हैं, जबकि गामा किरणें निम्न तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है 10⁻⁻12 मीटर कोटि की। वे नाभिक से उत्सर्जित होते हैं और इनमें कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा, बीटा और गामा किरणें
उस गैस को आयनित कर सकती हैं, जिससे होकर वे गुजरती हैं। अल्फा कणों की आयनन क्षमता बीटा कणों की तुलना में अधिक होती है, जबकि ये नगण्य होती है गामा किरणों के लिए। अल्फा कणों की भेदन क्षमता बहुत कम होती है, उन्हें बहुत कम दूरी पर ही रोका जा सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भेदन क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है आयनन क्षमता के। बीटा कणों की भेदन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होती है। साथ ही गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, जो बीटा कणों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होती है। क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों कणों में विद्युत आवेश होता है, इसीलिए ये विक्षेपित हो सकते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा। चूंकि अल्फा कण भारी होते हैं, इसीलिए वे कम विक्षेपित होते हैं बीटा कणों की तुलना में। गामा किरणों में कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए वे विक्षेपित नहीं होते हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा। सभी तीनों प्रकार की विकिरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट जो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता के संपर्क में है, यहाँ दिखाई गई है। रेडियो एक्टिविता का उपयोग मानव शरीर के विभिन्न अंगों में कभी कभी पाए जाने वाले दुर्दम अर्बुद के निदान और उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कागज की मोटाई को नापने और इसके अनुवीक्षण करने के लिए भी कागज विनिर्माण इकाइयों में किया जाता है। खाद्य उद्योगों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को कीटाणु मुक्त करने के लिए रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 स्रोत का उपयोग किया जाता है। सिनेमा घरों और सुपरमार्केट में धूम्र संसूचक का उपयोग फायर अलार्म के रूप में किया जाता है। रेडियो एक्टिविता से उल्टी, जलन और कभी कभी मृत्यु तक हो सकती है। सारांश: रेडियो एक्टिविता किसी परमाणु के भारी अस्थायी नाभिक के भीतर से कणों का स्वतः ही यादृच्छिक रूप से उत्सर्जित होना है। अल्फा कणों की आयनन क्षमता सर्वाधिक होती है और भेदन क्षमता सबसे कम होती है। इसका विपरीत गामा किरणों के लिए सत्य है। क्योंकि अल्फा कण भारी होते हैं, इसलिए वे बीटा कणों की तुलना में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा कम विक्षेपित होते हैं। गामा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, क्योंकि उनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि केले भी रेडियो एक्टिव हो सकते हैं? हाँ, उनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और पोटेशियम की कुछ समस्थानिक सूक्ष्म मात्रा में रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। रेडियो एक्टिविता के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।